श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं भजम्यहं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् तस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोधानन्दं च कल्याणम् अच्युतानन्दमात्मजं सच्चिदानन्दमात्मजं निर्मलानन्दगुरुं। नमस्ते। आज हम भैषज्य काल एवं प्रक्षेपण अनुपान, उसका मात्रा और औषध का, भैषज्य का पथ्य और अपथ्य, रोग का नहीं, भैषज्य का पथ्य अपथ्य, इतना टॉपिक चर्चा करने के लिए हम डिसाइड किया था। ये एक इतना ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि एक वैद्य, उनको हज़ारों दवाई के बारे में भी अगर उनको पता है, हर चिकित्सा सिद्धांत पता है, दोष वैषम्य के बारे में ज्ञान है, सब कुछ है, पर वो भेषज कब, कहाँ, कितना मात्रा में देना है, किसके साथ मिला के देना है और किसके साथ मिला के नहीं देना, कब नहीं देना है, अगर ये ज्ञान अगर नहीं है तो वो भेषज भी शरीर में जाके उसका कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आज का समय में इवन सीनियर डॉक्टर्स हो या जूनियर डॉक्टर्स हों, भैषज्य काल में इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। एक एलोपैथी मेडिसिन जैसा 1 बीडी आफ्टर, 2 बीडी आफ्टर, इस तरह का मेडिसिन्स को पेशेंट का प्रायोरिटी के अनुसार, या पेशेंट तब चाहते हैं, या पेशेंट का जॉब, प्रोफेशन या मेडिसिन ज़्यादा हो तो उसको इधर उधर एडजस्ट करके उसको कोई वीडी, टीडीएस और आफ्टर बिफोर करके देने के अलावा वो औषध, नियुक्त औषध देते समय वो नियुक्त बीमारी में किस तरह का काम करना है, उस लायक उसको कैसे भैषज काल में देते हैं, ये हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। और इसी कारण बहुत अच्छा क्लासिकल योग जो अपना बृहत्रयी में बताए हुए बहुत सारे मेडिसिन्स हमको उस विशेष कर्म न करते हुए दिखते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि क्लासिकल योग रिजल्ट नहीं देते। तो कारण क्लासिकल योग का नहीं है, कारण इस तरह का है। मैंने आप लोगों को जितना भी छोटी मोटी चीज़ें, वैसे तो बहुत कम जानकारी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। पहले भी जो भी शेयर किया है अभी तक, उसमें जो भी आप लोगों को फ़ायदामंद हुआ है, जो भी छोटी मोटी ज्ञान और अनुभव आप लोगों को आपका प्रैक्टिस में या आपको कुछ पुनः विचार करने के लिए एक मौका दिया है, तो वो बिल्कुल मेरे वजह से नहीं है, वो मेरा गुरु परंपरा और मेरा वंद्य गुरु लोगों की वजह से है। क्योंकि जो भी ज्ञान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें 1% भी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सारा मेरा गुरु परंपरा का है, मेरा वंद्य गुरु लोगों का है। इसलिए उसका जो भी ग्रैटिट्यूड आप दिखाएंगे, वो मुझे दिखाने के वजह मेरा गुरु परंपरा को दिखा दीजिएगा। जो भी ज्ञान आप लोगों को शेयर करते समय और आप उस चीज़ को आगे एलाबरेट करके पढ़ते समय बहुत सारा गलतियाँ आपको मिल सकते हैं। उसमें एक गलती भी मेरा गुरु परंपरा का नहीं है, मेरा गुरु लोगों का नहीं है, वो सारा गलती मेरा है।
उन्होंने जो समझाया वो मुझे ठीक से समझ नहीं पाया, या मैं उसको ठीक से आपको समझा नहीं पाया, उस वजह से है गलतियाँ सारा। तो वो गलती एक भी मेरा गुरु परंपरा का नहीं है। तो उसका जो भी क्लेश आपको हुआ है, वो सारा क्लेश आप मेरे ऊपर ही लिमिट करके रख लीजिएगा, मेरा गुरु परंपरा का नहीं है। चिकित्सा काल या भैषज्य काल बता समय, काल सब कुछ है। काल मतलब हर एक निमित्त कारण है, हर निमित्त का कारण और हर कार्य का कारण काल है। हम उसको तर्क निग्रह में वगैरह उसको बताते हैं। ये हम उसको भैषज्य काल में भी हम इसको हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। काल देख के अगर आप बीज नहीं डालेंगे तो कोई बीज उगेगा नहीं है, अगर उग भी जाएगा तो वो सही हिसाब से उगेगा नहीं है। इस तरह का चिकित्सा का विषय में भी हम उसको आलोचना करना है। जो चिकित्सा उसको सही समय पे सही दवाई नहीं दिया तो वो बेनिफिट मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। साथ के साथ देश और काल में सीज़न वगैरह भी, समर सीज़न में एक पित्त प्रकृति रोगी को पित्त बढ़ाने वाले अरिष्ट जैसा मेडिसिन, पित्त का मूर्छ समय जैसा 2 बजे के करीब अगर देंगे तो वहाँ पे वो औषध जहर जैसा काम करेंगे। तो इसलिए वो दवाई जितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो जहर जैसा ही काम करेगा। तो वो चीज़ हम साथ के साथ इस तरह का देश को भी यहाँ पे सैवल भैषज्य काल के साथ वो देते हुए जो सीजन ऋतु को भी हम ध्यान रखना पड़ते हैं। क्रिटिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम देश काल दोष रोगी बल वगैरह शायद देखने के समय नहीं मिलेगा, वहाँ पे हम युक्ति के अनुसार ज़रूर करना होगा। और यहाँ पे हम जितना भी भैषज्य काल बताएंगे, भैषज्य काल में सरगा का अनुसार 10 और अष्टांग के अनुसार 11 और शांगनर संहिता के अनुसार 5 तरह का भैषज्य काल। हमारा एक चीज़ है ऐसा उसको एक्सप्लेन करके उसको आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। उसमें कॉमनली हम प्रैक्टिस में भैषज्य काल जो यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और भैषज्य काल जो दवाई लेने का समय का वेरिएशन के हिसाब से उसका जो फल है उसमें भी अजग अजांतर मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस उसका रिजल्ट में आते हैं। सुबह खाली पेट में जो दवाई लेते हैं उसको सबसे ज़्यादा रिजल्ट इफेक्ट मिलेगा। सुबह कुछ खाने पीने से पहले वॉशरूम वगैरह जाके जो दवाई लेंगे वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए रोग और रोगी को बल है तो खाने दवाई लेने का सबसे विशेष समय वो सुबह खाली पेट है। यहाँ पे रोगी और रोगी का बल, रोग का बल, ये दोनों को वहाँ पे आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ये भी 2 प्रकार की है। एक प्रकार ये है, एक समय का भोजन कंप्लीटली वर्जित करके केवल दवाई लेंगे। सुबह खाली पेट दवाई लिए, उस समय खाना खाना एक है ही नहीं है। दूसरा, दवाई एक मात्रा में छोटा सा मात्रा में दे के वो पाचन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद दहन आरंभ का पहले खाना
नॉर्मल जैसा खाएगा। इसमें जो स्नेहपान या रसायन वगैरह देते समय या स्नेहपान करते समय पहले जैसा जो प्रकार है, जो खाना स्किप करके सुबह खाली पेट स्नेहपान करके फिर जब वो औषध दहन होके जो भूख लगने शुरू करेंगे दहन आरंभ में उसको खाना दे देंगे। रसायन में भी इस तरह का करना है। कषाय सेवा, जब कषाय पीते हैं तो वहाँ पे दूसरा प्रकार में उसको थोड़ा सा मात्रा में कषाय दे के फिर उसके बाद उनको खाना खा भी सकते हैं। जो भी है ये दोनों तरीका है, ये बाकी जितना भी सारा भैषज्य काल है उससे सबसे बेहतर है। लेकिन अगर देह बल नहीं है और दवाई का वीर्य ज़्यादा है और पेशेंट को उसको पथ्य आपत्ति को सहन करने लायक ताकत नहीं है, तो वहाँ पे ये उल्टा काम कर सकते हैं। तो उस समय दूसरा भैषज्य काल आपको चूज करना कंपलसरी होगा। और इस प्रकार सुबह खाली पेट के जगह शाम को डिनर के पहले खाली पेट दवाई ले सकते हैं। वो सुबह जैसा उतना ही रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी वहाँ पे अच्छे रिजल्ट उसमें भी मिलेगा। ये खाना खाने के कम से कम 1 घंटा पहले दवाई का सेवन करना कोशिश करना है। और खाना खा के तुरंत लेटना ये भी उचित नहीं है। लेकिन कुछ रोग का स्वभाव भेद के अनुसार औषध का सेवा का समय चेंज होता है। जैसा कि अपान वायु का वैगुण्य का कारण जो रोग होते हैं वो खाना खाने का जस्ट पहले लेंगे, जैसा लेके फिर तुरंत खाना खाएंगे। ये अपान वैगुण्य गुद मार्ग रोग में सबसे बेहतरीन समय इस तरह का है। या जो खाना खाते हैं उसका पहले एक खाने में जो चावल है तो पहले एक जो खाना खाएंगे उसके साथ भी मिला के रह सकते हैं। इस तरह का समान वायु का वैगुण्य के कारण जो उपद्रव होते हैं उसको खाने का मध्य में मतलब बीच में अगर हम दवाई लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इस तरह का व्यान वायु हृदय रोग और हृदय से जुड़े हुए व्यान वायु का कोब के कारण जो उपद्रव होते हैं उसको सुबह का खाना खाने के बाद के समय में दवाई लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। उदान वायु है तो रात को खाना खाने के बाद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात को हृदय सोते हैं तो व्यान वायु भी उस समय का उसका विकार भी कम होते हैं। उस समय उदान का समय है, इसलिए वहाँ पे रात को खाना खाने के बाद अगर है तो उदान वायु प्राण वायु दोनों के लिए अच्छा है। सुबह खाने खाने के बाद लेंगे तो वो व्यान वायु हार्ट डिसीजेस इस तरह का व्यान बीपी इस तरह का प्रॉब्लम के लिए वगैरह भी व्यान वायु का समय पे ज़्यादा अच्छा है। और प्राणवायु के लिए खाना खाने के बीच बीच में लगातार भी दे सकते हैं। और विषम सर्दी हिक्का खास तृष्णा इस तरह का रोग में बार बार आधा घंटा में 1 घंटे में दवाई देते रहने हैं। इसके अलावा जो विशुजिका जैसा आशुकारी रोग रक्तस्राव ब्लीडिंग संन्यासम मूर्छा इस तरह का रोग के लिए भी बार बार दवाई देना ज़्यादा उचित है। ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में भी बार बार दवाई कभी कभी देना पड़ेगा।
अरुचि जैसा प्रॉब्लम में कुछ रुचि टेस्ट, अच्छा टेस्ट मिलाने वाला दवाई खाने के साथ दवाई पिलाना ज़्यादा सही रहेगा। आक्षेपक, ट्रिगर, इस तरह का वात रोग में, ये हिक्का, इस तरह का प्रॉब्लम में खाना खाने से पहले भी खाना खाने के बाद भी दवाई देना ज़्यादा उचित है। ऊर्ध्व चतुर्गत विकार में खाना खा के सोने से जस्ट पहले दवाई देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और नित्य शोधन, जो कॉन्स्टिपेटेड रोगी के लिए या रोज़ उसको एक मृदु विरेचन देने के लिए अगर हम दवाई देते हैं तो भी ये रात को सोते वक्त देना ज़्यादा उचित है। और कामोद्दीपन के लिए कोई दवाई देते हैं तो वो भी निशी, जो हम अष्टांग में बताया, तो वो उस तरह के रात को सोते वक्त वो देने सही है। अगर विरेचन करना है, मृदु विरेचन नहीं है, नित्य विरेचन नहीं है, तीक्ष्ण विरेचन या विरेचन करना है तो वो सुबह सुबह 5 या 6 बजे लेना है। और वो लेने के बाद फिर रोगी को बोलना है कि फिर वो सोना भी नहीं है। सर्दी का जो दवाई वो मध्याह्न से पहले थोड़ा सा और समय, विरेचन का उतना जल्दी नहीं चाहिए, थोड़ा सा और लेट होके 2-3 घंटा और लेट होके देना है। देह पोषण के लिए या ब्रह्महण के लिए जो मेडिसिन है वो भक्षण, जो खाना खा के उसका ऊपर लेना है। और वो भी ज़्यादा बताए हुए समय वो रात को है, रात को खाना खाने के बाद ब्रह्महण दवाई देना है। और कुछ कुछ कषाय वगैरह में, जैसा प्रसारणी आदि कषायम खाना खाने से जस्ट पहले दे के दूध के साथ क्षीरभाग बना के प्रसारणी आदि कषायम दे के, या केवल प्रसारणी आदि कषायम पी के तुरंत दूध मिला के चावल के साथ दूध मिला के खाने के लिए बोले हैं। तो खाना खाने से जस्ट पहले हम यहाँ पे अपान वायु वैगुण्य के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे प्रसारणी आदि कषायम का एक विशेष विधि है। अवबाहुकम में, फ्रोजन शोल्डर में रात को प्रसारणी आदि कषायम पी के जल्दी तुरंत चावल के साथ दूध मिला के खाना खाने के लिए। तो कुछ कुछ विशेष विधि हम यहाँ पे युक्ति के अनुसार यहाँ पे करना भी होगा। और अग्नि बनाने के लिए या अजीर्ण जैसा प्रॉब्लम के लिए, मंदा अग्नि के लिए वगैरह खाना खाने से पहले या बीच में, बच्चों के लिए वगैरह अगर तो अष्टचूर्णम जैसा चूर्णम वगैरह चावल का बीच में थोड़ा सा चावल खिला के फिर बीच में फिर चावल में अष्टचूर्णम मिला के देते हैं तो उनका दहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आँखों में अंजन वगैरह करने के लिए, ड्रॉप वगैरह डालने के लिए वो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेत्र दर्पण करने के लिए कभी भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दोष प्रकृति देख के किसी भी प्रकार के समय में आपको कर सकते हैं। अरिष्ट आसव जैसा मेडिसिन्स और लौह और पाषाण वगैरह जो मिले हुए मेडिसिन्स वगैरह खाना खाने के बाद सेवन करना है। उसमें भी अरिष्ट वगैरह स्पेशली अग्नि बढ़ाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। और अरिष्ट वगैरह ये जो खाना खाने के बाद है वो दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाने खाने के बाद, ये 2 समय अगर अरिष्ट देते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अरिष्ट वगैरह देते समय उसका जो समय हम इस तरह का एक पर्टिकुलर टाइम बताया नहीं है, लेकिन युक्ति के अनुसार दोपहर को और रात को ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। तो ये एक सामान्य हम वैशिष्य काल है। इसमें हम कषाय के बात करते समय हम जैसे बताए थे, कोई भी मेडिसिन हो सुबह खाली पेट सबसे विशेष है। अगर पेशेंट का बल है, जैसा बाल रोग में जब देते हैं तो खाली पेट देना अच्छा नहीं है। और वृद्ध जो बुज़ुर्ग लोगों को दवाई देते समय भी खाली पेट देना, क्योंकि उनको दवाई का वीर्य है, जो औषध का वीर्य है
वो सह नहीं पाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगा। तो उस समय कषाय वगैरह देते समय खाना खा के 2 घंटे या 3 तुरंत देने बजाय खाना खा के वो खाने का पाचन शुरू हो के उसका लास्ट जो डाइजेशन प्रोसेस का लास्ट स्टेज में हम देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं है, पेशेंट को मानसिक बल है, रोग को भी बल है, तो सुबह खाली पेट देना बेहतर है। नॉर्मली मेरा प्रैक्टिस में जो कषाय एक सामान्य समय जो देते हैं वो सुबह खाली पेट उठ के, सुबह उठ गया, उठने के बाद वॉशरूम वगैरह जाके ब्रश वगैरह करके कुछ खाने पीने से पहले तुरंत दवाई लेते हैं। दवाई लेके 1 घंटे के बाद उनको कुछ खाने के लिए बोलते हैं। रात को ये खाना खाने के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद देते हैं। मतलब शांगधर संहिता में बताया, आहार रस पागे च संजाते द्विपलोदमिदम। आहार रस का पाग होने के बाद कषाय देने के लिए बताया है। तो इस वजह से रात को इस तरह का एक 6-7 बजे खाना खाएंगे तो एक 8-9 बजे उनको रात को देते हैं। ये एक कॉमन बताया है। कुछ कुछ जैसा बताया, पेशेंट को बल बिल्कुल नहीं है तो खाना खाने के बाद नॉर्मली देते हैं सुबह और शाम को। नॉर्मली दोपहर को नॉर्मली कषाय देते नहीं है और सुबह और शाम के समय में ही ज़्यादा तरफ कषाय देते हैं। अरिष्ट का है तो दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद देते हैं और पानी नहीं मिलाते हैं अरिष्ट में। कर्पूरासवम, अफिनोवासवम जैसा कुछ अरिष्ट में पानी मिलाते हैं, एक्सेप्शंस है, नहीं तो अरिष्ट डाइल्यूट नहीं करते, सीधा ही देते हैं। बाल रोग में बच्चों को या सुकुमार शरीर को वगैरह भी कभी कभी पानी मिलाते हैं। और कभी कभी कुछ पित्त प्रकृति पेशेंट को अरिष्ट देने के पड़ते हैं और कभी अगर थोड़ा शंका होते हैं कि उसको डायरेक्ट देंगे तो उनको पित्त बढ़ सकता है, तो ऐसा केसेस में भी कभी कभी पानी मिलाते हैं, नहीं तो नहीं पानी मिलाते नहीं है। तो ये एक औषध का जो समय है, इसमें रसायन या अवलेह वगैरह के लिए वैशिज्य कल्पना में कहीं पर भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया था। हम अभी मेनली कषाय के बारे में चर्चा कर, इसलिए कषाय का थोड़ा सा विस्तार से बताया है। इसके अलावा अवलेह में इस तरह का समय बताया नहीं, खाने से पहले भी बाद में भी दे सकते हैं। वहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा खाना खाने के बाद देते हैं। एक रसायन और ब्रह्मांड के हिसाब से देते हैं तो जैसा पहले बताया था, सुबह सुबह खाली पेट देंगे और उस समय का खाना स्किप करेंगे जैसा स्नेहबान में करते हैं। तो ये एक तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है प्रैक्टिस में। गुलिगा वगैरह हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक मेथड बोलना मुश्किल है, क्योंकि गुलिगा में उसका डोज और उसका जो कल्पना, विभिन्न कल्पना है, गुगुलु मिश्रण कल्पना है, रसभस्म सिंदूर का कल्पना होते हैं, अग्नि कल्पना होते हैं। इस वजह से एक पर्टिकुलर एक समय गुलिका का बारे में बोलना मुश्किल है। फिर भी गुलिका भी ज़्यादातर खाना खाने का बाद ही देते हैं। कषाय है तो पहले देते हैं, ये है तो बाद में ही देते हैं। कषाय पहले देने के एक और कारण आप लोग ऑलरेडी पढ़ा है, श्रुत कषायम। एक्चुअली जो देखेंगे उसमें गुरुत्व ज़्यादा है, गुरुत्व ज़्यादा होने के कारण पचने में भी वो समय लगते हैं, तो उस वजह से भी वो कषाय को खाना खाने से पहले देने का एक और कारण वो भी है। तो इस तरह का हम उसको एक वैशिज्य काल सेलेक्ट करते समय ये सारा नियम हमेशा फॉलो करना नहीं होता है। कभी पेशेंट का ऊपर युक्ति का अनुसार कभी हम समय वगैरह देने का समय वगैरह आगे पीछे होना होते हैं, इसलिए वैशिज्य काल में एसिटीज आप उसको फॉलो करना वो मुश्किल है। साथ के साथ देश भी देखना बहुत ज़रूरी है।
एक ट्रीटमेंट आप करते हो उसका कंप्लीट रिजल्ट मिलने के लिए देश भी देखना है। अतिशीत बहुत ज़्यादा विंटर बेस्ड एक कंट्री में जाके आप स्टे कर रहे, वहाँ पे सेटल हो, और वहीं से ही अगर आप वाद रहो कि ट्रीटमेंट जितना भी करो तो वो रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह का अत्युष्ण मेघला बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा जगह पे जाके पित्त को चिकित्सा करेंगे तो भी उसको रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वातोपद्र और पित्तोदिकी वगैरह वासस्थल को भी कभी कभी चेंज करके आपको ट्रीटमेंट करना होगा। अगर इस तरह का चेंज करेंगे तो कभी कभी ट्रीटमेंट करने का ही ज़रूरत नहीं है, पेशेंट से ही हो जाते हैं। और मात्रा का बात करते समय कषाय के एक सामान्य मात्रा शांगधर संहिता में वगैरह 2 पलम बताया गया है। ये पलम हम उसको देखते समय आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया के अनुसार 48 ग्राम्स है एक पलम मतलब, लेकिन ट्रेडिशनल आयुर्वेद सिस्टम के अनुसार एक पलम मतलब 60 ग्राम है। तो नॉर्मली मैंने जितना भी योग आप लोगों से शेयर किया है वो सारा ट्रेडिशनल आयुर्वेद सिस्टम के अनुसार है। एक पलम मतलब 60 ग्राम लेना है तो उसको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो भी मेडिसिन हमको बने हुए मिलते हैं वो सारा एक पलम मतलब 48 ग्राम की अनुसार है। जो भी है यहाँ पे 2 पलम मतलब टोटल 120 ml हो गया। ये 120 ml एक्चुअली कषाय में पंचकषाय कल्पना है। तो पंचकषाय कल्पना में ये 120 ml एक दिन का डोसेज मानते हैं आचार्य लोग ने। तो सुबह एक 60 ml, शाम को एक 60 ml, ये है एक पर्टिकुलर डोज। 60 ml में अगर आप कषाय बनाते हैं जैसा पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य पहले क्षिपेद मृदु पात्रे ख्वादयेद ग्राह्यमष्टांश अवशेषित, एक पलम मेडिसिन में 16 गुना पानी मिला के उसको उकाल के मंदाग्नि में उकाल के उसको 4 गुना करके छान के जो पिएंगे वो 60 ml आपको एसिटीज उसको पीना है। लेकिन मोस्ट ऑफ हम कषाय बनी हुई रेडीमेड कषाय लेते हैं, चाहे वो कोटकल हो, सीताराम हो, वैद्य रत्नम हो या किसी भी प्रकार का और भी कंपनीज हो। वो ये एक सिद्धांत के या थियोरी के अनुसार नहीं बनाते हैं, वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटी के अनुसार वो 16 गुना पानी को 1 गुना करते हैं तो वो 4 गुना ज़्यादा पोटेंसी उसको ज़्यादा होते हैं। इसलिए 60 ml का काढ़ा मिलने के लिए 15 ml रेडीमेड कषाय लेके उसमें 4 गुना पानी मिला के 60 ml पानी मिला के 75 ml ले सकते हैं, या 15 ml में 45 ml पानी मिला के 3 गुना पानी मिला के 60 ml हो जाएगा। तो एक पलम कषाय मिल गया। तो इस तरह का सुबह और शाम कषाय में मात्रा में बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं करते हैं। जब पेशेंट को जैसे बाल रोग में वगैरह या बच्चों को देते समय डोसेज कम ज़रूर करते हैं, लेकिन डोसेज ज़्यादा बढ़ाते नहीं है कषायम का। बच्चों को देते समय आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है, हमने नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए 60 ml अगर एक कषाय है हम देते हैं, या हम एक 64 ml अगर एक कषाय देते हैं, तो वो सब एक 16 साल का मतलब कौमारवृत्ति का वहाँ से लेकर अडल्टरी का स्टेज, तो उसको हमने 16 पे डिवाइडेड करना है। डिवाइड करेंगे तो हम उसको कितना मिल रहा है, मतलब जैसा 4 ml उसको मिल गया, हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 साल के एज है। तो 1 साल का बच्चों को 4 ml, 2 साल को 8 ml, 3 साल को 12 ml, इस तरह का उसको आपको डोज को समझना है बच्चों को देते समय। और वो अगर हम 1 साल का नीचे वाला बच्चों को देते हैं तो वहाँ पे उसको 12 महीने का 12 से उसको हमने डिवाइडेड करना है। तो डिवाइडेड करेंगे तो 5 बूंद मिल गया। तो 1 महीना का जो शिशु को 5 बूंद, 2 महीने का शिशु को 10 बूंद, इस तरह का 6 महीने का शिशु को 30 बूंद, इस तरह का उसको डोसेज आपको करना है। ये भी एक सामान्य मात्रा बताया गया है। इसको भी कभी कभी हम
आगे पीछे करते हैं। जैसा बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण औषध से बनी हुई कषाय हो या औषध हो तो उसको मात्रा शायद इससे भी और कम करके देना पड़ेगा। कभी कुछ रसायन की तौर पे ग्रहण की हो या मधुर रस प्रधान वगैरह हो, ये इतना ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं हो, और वहाँ पे शायद डोसेज इससे बढ़ा भी सकते हैं। तो वहाँ पे युक्ति भी हमको एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी अफीन, कुचला, भल्ला अदग, इस तरह का जो बहुत सारा मेडिसिन्स है वो हम वहाँ पे अगर पर्टिकुलर मात्रा अगर हमारा योग ग्रंथ में बताया हुआ तो भी वो मात्रा से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसको एक मिनिमम डोज में स्टार्ट करके पेशेंट को कोई परेशानी वगैरह नहीं है वो देख के हम उसको हमने करना पड़ता है। तो वो भी हमने इसके साथ के साथ वो मेडिसिन का ऊपर डिपेंड है एक हद तक हम मेडिसिन का डोसेज। तो पेशेंट को हम देते समय का हिसाब से और मात्रा के हिसाब से हम जैसा देखेंगे, अरिष्ट का बात करें, अरिष्ट आसव का बात करें, भाई एक पालम 60 ml डोज है, ये भी एक दिन का डोज है। तो 30 ml एक समय दे सकते हैं, अडल्ट डोज 30 ml दे सकते हैं। 30 ml शाम को भी खाना खाने के बाद दे सकते हैं। उसका ये भी जैसा 30 को आपने डिवाइडेड बाई 16 करेंगे, जितना मिलेगा वो 1 साल का डोज है। उसी हिसाब से आपको उसको कम करके लेके आ सकते हैं। और वैसे अवलेह विधि, अवलेह कल्पना का डोज देखेंगे तो वैसा तो उसके लिए भी एक पालम बताया है, 60 ग्राम बताया है, लेकिन 60 ग्राम मतलब 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम को अवलेह देना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए जो प्रैक्टिस में जो मुझे एक एन्जॉइंग डोज वो 10 ग्राम है, सुबह 10 ग्राम शाम को 10 ग्राम, इस तरह के 20 ग्राम देते हैं। अगर रसायन और ब्रह्मांड का उद्देश्य से नहीं है तो, अगर पेशेंट को ब्रह्मांड करने का उद्देश्य से या एक रसायन की दौर पे अगर देते हैं तो वहाँ पे डोज इससे भी कई गुना बढ़ जाएगा। और नहीं है एक औषध सेवा के हिसाब से देंगे तो 10-10 ग्राम या 2 टीस्पून देते हैं। मोस्ट ऑफ समय खाने खाने के बाद देते हैं, और कुछ कुछ समय में खाने खाने का पहले भी देते हैं। उसका देखेंगे वहाँ पे हमने ब्रह्मांड करने वाला नहीं है। जैसा चित्र का अवलय हम देते हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं, और हम वो एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब हमको वो अवले ही उसको मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पे भी हम कभी खाना खाने से पहले देते हैं, नहीं तो खाना खाने के बाद ही ज़्यादा तरफ मेडिसिन देते हैं। अगर अवलेह का बात करते समय चूर्ण नॉर्मली खाना खाने के बाद या खाना खाने के बीच में देते हैं, क्योंकि चूर्ण मेनली दहन प्रक्रिया और पित्त दोष के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो वहाँ पे उसको खाना खाने के बाद या खाना खाने के बीच में अष्टचूर्णम, वैश्वानर चूर्णम, रजन्यादि चूर्ण जैसा चूर्ण कभी कभी बच्चों को खाना खाने के बीच में, बड़े वालों को भी खाना खाने के बीच में देते हैं, या तो खाना खाने के बाद, वो भी दोपहर को और रात को ज़्यादा तरफ देते हैं चूर्ण भी, सुबह देने बजे। और हम पथ्य अपत्य के बारे में बताया है। भशिष्य रत्नावली में हर रोग का पथ्य और अपत्य हर चैप्टर का सबसे लास्ट बताया गया है, वो रोग का पथ्य है। यहाँ पे हम औषध का सेवा, कोई भी औषध सेवा करते हैं वो औषध का पथ्य अपत्य होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो रोग कारण, रोग हेतु को निकालने के लिए और रोग शमन को साफ से दिनचर्या जैसा सही करने के लिए, ये सारा उद्देश्य के अनुसार हम पथ्य आचरण करते हैं। और कुछ कुछ मेडिसिन का कुछ विशेष स्वभाव के कारण भी कुछ विरुद्ध आहार या कुछ आहार, विशेष आहार को वर्जित करना होते हैं, वो उसका विशेष विधि वहाँ पे वो भी एप्लीकेबल है कुछ कुछ इसके अनुसार। जैसा कि वलीय मधुस्नु ही रसायन के साथ हल्दी नहीं ले सकते, ये एक उसका एक विशेष पथ्य है।
तो वो भी यहाँ पे हमने देखना है। और कुछ ज़्यादा वीर्य प्रधान मेडिसिन देते समय उसको कुछ और वीर्य मेडिसिन या कोई आहार विहार में ना हो जाए, उसको देखने के लिए भी वहाँ पे पत्ती को देखना है। पत्ती दो प्रकार की है औषध सेवा के साथ के जो पत्ती का बात करें में, इच्छा पत्यम और कृच्छ पत्यम। इच्छा पत्यम मतलब बहुत ज़्यादा क्लेश नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रयास करने का ज़रूरत नहीं होते पेशेंट को, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। कृच्छ पत्यम में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और उसको बहुत ज़्यादा निष्ठा से लेना पड़ता है, वो कृच्छ पत्यम है। अभी एक 16 तरह का नियम बता रहा हूँ। ये 16 तरह का नियम कृच्छ पत्ती में भी हो, इच्छा पत्ती में कोई भी पत्ती हो, उसके साथ ये नियम का अनुष्ठान करना बहुत ज़रूरी है। वो है शौचम और नहाना। इस तरह का सारा जितना भी जो आवश्य है उसको सबके लिए गुनगुना पानी या गर्म पानी ही यूज़ करना है। और कहीं पर भी अगर कोई विशेष बताए नहीं है ठंडा पानी से नहाने के लिए, तो वहाँ पे गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा पित्त देह प्रकृति नहीं है तो वहाँ पे पीने के लिए भी गर्म पानी ही पीना है। मलमूत्र आदि वेग को कभी भी धारण नहीं करने का, उसको वेग जब भी आते हैं तो उसको तुरंत उसको विसर्जन करना है। खाना बिल्कुल सही समय पे मात्रा का अनुसार पत्ती के साथ हृदय होने वाला खाना खाना है। स्त्री संग बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शुक्ल वृद्धि जैसा कुछ चिकित्सा में ये विधि एक एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकी हर जगह पे ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। रात को 10 बजे के बाद जागना नहीं है। लेकिन विषय चिकित्सा में या खंड रोग में वगैरह ये विधि एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर जगह 10 बजे के बाद सोना ही है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वाला कोई भी व्यायाम करना नहीं है। कफ रोग में या अधिस्थौल्य जैसा दोष में, मेदो दोष में या कुछ त्वक दोष में वगैरह ये नियम एप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो वहाँ पे फिजिकली एक्सरसाइज करना नहीं है। गुस्सा करना, दुखी रहना, इस तरह का कोई मनक क्षोभ के लिए कोई मौका देना नहीं है। राग द्वेषादि के कारण जो होने वाला रोग और भूधा बाधा उन्माद में वगैरह कभी कभी ये नियम अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको पेशेंट को गुस्सा कराना पड़ता है कभी कभी। वो एक एक्सेप्शन छोड़कर बाकी जगह पे ये ध्यान रखना है। स्नो, हवा, धुआं, धूल, मिट्टी, धूप, बारिश, इस तरह का कोई भी चीज़ रोगी को होना नहीं चाहिए। चित्र कुष्ठ जैसा कुछ रोग में धूप लेना हित है, लेकिन नहीं है तो लेना नहीं है। स्ट्रीट वॉकिंग मना है। ये आजकल सबसे ज़्यादा लोग वॉकिंग के लिए बोलते समय स्ट्रीट वॉकिंग करते हैं। स्ट्रीट वॉकिंग आयुर्वेद में अगर आप चरक संहिता वगैरह पढ़ते समय हर एक रोग का निदान बताते समय वहाँ पे स्ट्रीट वॉकिंग मना किया है। तो स्ट्रीट वॉकिंग मना कर, आपको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है तो आपको घर के अंदर कर सकते हैं। स्ट्रीट वॉकिंग अगर आप एक्सरसाइज के द्वारा उद्देश्य से अगर आप करते हैं तो स्ट्रीट वॉकिंग का भी करना नहीं है। और बहुत ज़्यादा व्हीकल में वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह करना भी नहीं है। ऊंचे शब्द से बात करना या ऊंचे शब्द से आवाज़ से पढ़ना वगैरह या बहुत ज़्यादा अलग अलग विचार में डूबे रहना ये भी करना नहीं है। बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहना, बहुत ज़्यादा देर बैठना या ज़्यादा वॉकिंग करना ये भी अच्छा नहीं है। सोते वक्त जो पिलो है वो ज़्यादा नीचे रखना, बहुत ज़्यादा ऊंचा रखना, ये दोनों अच्छा नहीं है।
यहाँ पे भी कोई आईवीडीपी जैसा कोई केसेस में वगैरह है तो पिलो हटाना के लिए बताते हैं, वो एक एक्सेप्शन है, नहीं तो नहीं करना। दिन में सोना निषिद्ध है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षीणित पेशेंट के लिए, ये रात को सो नहीं सकते, इंसोमिनिया वाला पेशेंट रात को उसको नींद मिलती ही नहीं है, ऐसा लोगों को, बहुत ज़्यादा दर्द के कारण सो जाते हैं, ऐसा लोगों को भी इतना निषिद्ध नहीं है। बाकी लोगों के लिए दिन में सोना मना है। जहाँ पे सोते हैं वो जगह पे और घर, हर जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना। जो रोगी जो इस्तेमाल करते हुए जो बर्तन, उनका बिस्तर, उनका ब्लैंकेट, उनका ड्रेस, ये सब हमेशा साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। जो उनको पसंद नहीं है ऐसा लोग उनका आसपास होना, या जो उनको खा नहीं सकता, उनको अपत्य लिस्ट में आते हुए जो कोई खाना वो उनका पास रखना, ये रोगी का पास रखना, ये भी निषिद्ध है। समय सही वक्त पे जैसा वैद्य ने बताया उस समय खाना लेना, दवाई लेना, और बाकी जो दिनचर्या में कोई अवस्था अनुसार कर जो दिनचर्या का पालन करना, ये सारा जो नियम है, जितना समय दवाई लेते हैं उतना समय उसको निष्ठा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इच्छापत्य मतलब दीर्घकाल अनुबंधित रोग में बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है व्याधि को, और रोगी को भी बहुत बड़ा पथ्य नियम को सहन करने लायक ताकत नहीं है। इस कंडीशन में जब औषध सेवा करते समय इच्छापत्ति ही बोलना चाहिए। वहाँ पे आप कठिन पत्य, कृच्छ पत्य वगैरह बोलेंगे तो वहाँ पे गुण से ज़्यादा दोष मिलने का चांस है। और उस समय अधिवीर्य, बहुत ज़्यादा वीर्य औषध का प्रयोग भी एक वैद्य करना नहीं चाहिए, और अगर करने का ज़रूरी होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे मात्रा में, बहुत कम मात्रा में करना है। इच्छापत्य के लिए जो अभी तक जो बताया वो सारा नियम जितना उनसे होगा उतना उनको पालन करना ज़रूरी है। फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत अगर बाहर वगैरह जाना है तो जाना, थोड़ा बहुत बात वगैरह करना है तो करना, ये सब एक लिमिटेड कंडीशंस में कर सकते हैं। लेकिन धूप लेना, इस तरह का चीज़ें, या जो हवा लगना, ये सब तो उनके लिए भी बिल्कुल मना है। लाल मिर्च, नया इमली, ये सब जितना कम कर पाएंगे उतना कम करना है। लेकिन वात रोग में पुराना वाला इमली और लवण या नमक वगैरह इतना ज़्यादा विरोध नहीं है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं। पित्त रोग में जैसा मधुर और तिक्ता कषाय रस छोड़ के बाकी कोई भी रस इतना अच्छा नहीं है। कफ रोग में कड़ू तिक्त कषाय रस ज़्यादा लेना है। रक्त दोषी में पित्त शमन, और मेदा दोषी में कफ शमन ज़्यादा लेने हैं। चावल खाते समय केवल ब्राउन राइस लेना है, बासमती चावल बिल्कुल अच्छा नहीं है। पत्ते का समय में ये ध्यान रखना है। वहाँ पे एक साउथ इंडियन राइस मिलते हैं, मोटा मोटा का, जो ब्राउन कलर का मिलते हैं, जो मोटा होते हैं। एक तो बासमती का ये ब्राउन राइस आता है वो नहीं है, साउथ इंडिया में केरल तमिलनाडु जगह पे जो मोटा सा जो चावल आते हैं वो खाना है। नया वाला गुड़, उड़द, अल्कोहल, जो मांस जंगल प्रदेश का नहीं है वो, और इस तरह का चीज़ें वगैरह अच्छा नहीं है। गेहूँ खा सकते हैं। शास्त्रिक चावल किसी भी रोग में निषिद्ध नहीं, हर रोग में दे सकते हैं। प्रमेह में पुराना जो गेहूँ, इसका खाना वगैरह खा सकते हैं।
ये कम से कम 1 साल पुराना षष्टिक चावल, को भी कोई विरोध नहीं है, वो भी ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ डिसीज़ में करेला, पटल और गिलकी, लौकी, पुराना इमली, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, पुराना कुलत, छाछ, गुड़, गुड़, सेंधा नमक, शक्कर, पापड़, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। जब घी से बनी हुई कुछ लेके फिर उसके ऊपर छाछ पीना इतना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मटन या बकरे का मांस बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंस ना बनाते, थोड़ा पतला बनाएंगे, तो मोस्ट ऑफ डिसीज़ में पत्ती है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का मेडिसिन हर चीज़ में नॉनवेज लेना नहीं है, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का इस तरह का थोड़ा पतला करके थोड़ा खा सकते हैं। जो नहाने का, गर्म पानी के साथ 3 या 4 दिन में एक बार नहाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उष्णकाल में, समर सीज़न में अगर रोज़ नहीं नहाया तो ज़्यादा तकलीफ़ आएगा, तो उनको रोज़ शाम को नहाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब एक इच्छा पथ्य, जो सामान्य, जो हम रोग का बल कम है, रोगी का बल कम है या दीर्घकाल अनुबंधित है, इस तरह का कंडीशन में जो थोड़ा आसानी से करने वाला पथ्य बताया है। कृच्छ पथ्य मतलब पहले बताया वो 16 नियम सारा बिल्कुल A to Z उसको वैसे के वैसे ही उसको पालन करना है। इसके अलावा जो रूम में जो पेशेंट रहते हैं वो रूम छोड़ के बाहर जाना नहीं है, कहीं से भी तरह से कोई हवा रूम का अंदर आना नहीं चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत है उसी समय ही विंडो या दरवाज़ा खोल सकते हैं, नहीं तो दरवाज़ा विंडो वगैरह उसको खुला रखना नहीं है। नीचे कभी भी बिना चप्पल पैर रखना नहीं है, और उसके लिए वो भी पैर रखने के तो उनको कोई वॉशरूम वगैरह जाना है तो उनका रूम के अंदर ही वॉशरूम वगैरह होना चाहिए। और हमेशा कुछ ओढ़ के सोना है। जो चावल वगैरह खाएंगे तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके, और जो चावल को मिक्सर में 1-2 बार पीस के थोड़ा सा टुकड़ा करके उसको पहले अच्छे से सेक के फिर उनको उससे कंजी वगैरह बना के देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और बिल्कुल हल्का भोजन करना है। खाना खा के पूरा पेट भराना नहीं है, हमेशा थोड़ा जगह रखना है। और नमक के लिए केवल सेंधा नमक करना है, और ये भी बहुत कम करना है। लाल मिर्च और इमली वगैरह बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं लेने का। ठंडा पानी कभी पीना नहीं है। नहाना नहीं है, किसी भी हालत में नहाना नहीं है। दूध भी विरोध है, दूध भी लेना नहीं है। लेकिन दसम गंधक जैसा कुछ योग वगैरह अगर देते हैं, कभी दूध और घी वगैरह लेना हो तो उस समय ले सकते हैं, एक एक्सेप्शन है, नहीं तो दूध वर्जित है। पानी पीने के लिए रोगी का अनुसार सौंठ, जीरा, इस तरह का चीज़ें जो उबले हुए पानी देना है, वो रोग के अनुसार देना है। इस तरह का कृच्छ पथ्य, कृच्छ साध्य जैसा महारोग ट्रीट करते समय या कुछ रसायन के दौर पे
देते जो बहुत ज़्यादा वीर्यवर्धक, बहुत ज़्यादा जो शक्ति देने वाला जो रसायन होते हैं, या रसायन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंसी, ज़्यादा हाई पोटेंसी और रसायन वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में देते समय भी ये पत्ती का आचरण करना बहुत ज़रूरी है। या रसम जैसा उग्र वीर ज़्यादा होने वाला कुछ भस्म रसम सिंदूर वगैरह ज़्यादा मात्रा में अगर कभी देना का ज़रूरत पड़ते है, तभी भी कृच्छ पत्ती का अनुष्ठान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी पेशेंट का देह बल वगैरह देखना है। अगर देह बल वगैरह नहीं देख कर डायरेक्ट कृच्छ पत्ती और इस तरह का दवाई दे दिया तो ग्रहणी अधिसार गुल्म जैसा अलग अलग उपद्रव भी पेशेंट को होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए कृच्छ पत्ती वैद्य अच्छे एक्सपीरियंस्ड और उसके बारे में जो अच्छे से जानकारी वो वैद्य ही करना उचित है। इसका बहुत सारे जो कषाय होते हैं उसमें कृच्छ पत्ती के साथ ही ले सकते हैं। कुछ कषाय होते हैं कि कृच्छ पत्ती का ज़रूर नहीं, इच्छा पत्ती से भी ले सकते हैं। कुछ रसायन भी ऐसा होते हैं, जैसा बोलते हैं शास्त्रम गुरु मोगोद कीर्णम आदायो बस्य चास्कृतिया कर्म गुरुदेव वैद्योन्योदेत तस्करा, सुश्रुत में बताते हैं। जो शास्त्र गुरु के सामने से उपासना पूर्व अगर कोई गुरु का शिक्षण में लगातार कंसिस्टेंटली वो कर्म को करने के लिए सीख के जो करते हैं उसको हम एक्चुअली रियल वैद्य बोल सकते हैं। दूसरा लोगों को तस्कर या थीव्स बोलते हैं सुश्रुत ने। तो अभी हम प्रक्षेपण का बात करते समय, प्रक्षेपण सबसे ज़्यादा जो है वो टर्म वो कल्पना, कषाय कल्पना में ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अरिष्ट और इतर कल्पना में प्रक्षेपण इतना ज़्यादा विशेष नहीं होते। सबसे ज़्यादा कषाय में प्रक्षेपण ज़्यादा होते हैं, और वो प्रक्षेपण के लिए अलग अलग तरह का प्रक्षेपण कषाय कल्पना में यूज़ करते हैं। एक शक्कर, शहद, जीरा, गुग्गल, कुछ क्षार, लवण, शिलाजत, हिंग, त्रिकटु, क्षीर, घृत, गुड़, तैल, मूत्र, चूर्ण, कल्क, ये सब कषाय में हम प्रक्षेपण डालते हैं। इसमें जब शक्कर अगर हम कोई कषाय में डालते हैं प्रक्षेपण में, तो वहाँ पे वादिक रोग में कषाय का टोटल कषाय का 1/4 प्रक्षेपण डालना है। शक्कर अगर वादिक रोग में डालेंगे तो, अगर शक्कर पैतिक रोग में डालेंगे तो 1/8 कषाय का 1/8 मात्रा डालना है, और कफज रोग में 1/16 डालना है। शहद का बात करते समय वादिक रोग में कषाय का 1/16 ही डालना है, पैतिक रोग में 1/8 है, और कफज अवस्था में कषाय का 1/4 डालना है। ये एक सामान्य मात्रा है अलग अलग दोष के अनुसार, शांगनर संहिता के अनुसार। जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजित, हिंग, त्रिगडु, ये सब एक क्षाण तकरीबन 5 ग्राम या 1 टीस्पून तक डाल सकता है। क्षीरम, घृतम, गुड़, तेल, मूत्र, चूर्ण, कल्क, ये सब एक कर्श या तकरीबन 10 से 15 ग्राम तक डाल सकते हैं। ये शांगनर संहिता का अनुसार प्रक्षेपण डालने का एक मात्रा बताया है। यहाँ पे भी हमारे युक्ति यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें कफज रोग में मतलब जहाँ पे शहद, दशमूल, गढ़ोत्रयम जैसा कषाय में भी, कभी वर्णादि कषाय में मेदो, दुष्टि में वगैरह भी शहद डालते समय भी हम कफज अवस्था में देखेंगे तो उसी हिसाब से उसको कंपैरेटिवली शहद अगर कफज अवस्था में डालेंगे तो ज़्यादा डालेंगे, लेकिन शहद वाद अवस्था में भी डालेंगे तो बहुत कम डालना है।
शक्कर अगर वादावस्था में जाए तो कुछ ज़्यादा डालेंगे, और कफज अवस्था में है तो कम डालेंगे। क्षीर, घृत, गुड़ वगैरह इसमें यहाँ पे हिसाब से 10 से 15 ग्राम बताए तो 2 टीस्पून घृतम एक कषाय में 1 to 2 टीस्पून 2 टीस्पून अगर घृतम डाल सकते हैं। तेल भी 2 टीस्पून डाला सकते हैं, लेकिन अग्नि कम है तो वहाँ 1 टीस्पून तक हम उसको डालना है। बाकी जो मूत्र और चूर्ण वगैरह बताया था ये भी टोटल जैसा पहले बताया है 2 टीस्पून टू 3 टीस्पून तक हम डाल सकते हैं। अगर कोई घृत में प्रक्षेपण डालते हैं, घृत में कोई चूर्ण डाल के देते हैं, तो जितना घृत लेते हैं डोसेज उसका आधा चूर्ण डाल सकते हैं। 2 टीस्पून घृत देते हैं तो उसमें 1 टीस्पून प्रक्षेपण डाल के भी दे सकते हैं। जैसे कभी कभी सारस्वत घृत में सारस्वत चूर्ण मिला के अगर देने हैं तो 2 टीस्पून सारस्वत घृत में 1 टीस्पून सारस्वत चूर्ण मिला के दे सकते हैं। इसके अलावा भी प्रक्षेपण में कुछ भस्म, रस सिंदूर वगैरह भी हम कषाय में युक्ति के अनुसार डाल सकते हैं। वहाँ पे भस्म, रस सिंदूर वगैरह एक पिंच, एक चुटकी डालते हैं। ये शांगर संहिता में बताया नहीं है वैसा, लेकिन एक चुटकी डाल सकते हैं इस तरह का इसमें। और कुछ कषाय में हम कभी कभी अवलेह वगैरह भी देते हैं तो 2 टीस्पून तक हम उसको डाल सकते हैं। जैसा कभी अष्टवर्गम में दशमूल हरिदेगी मिलाते हैं, तो इस तरह का युक्ति के अनुसार हम करते समय अवले अगर कभी मिलाना है तो वहाँ 2 टीस्पून तक हम मिला सकते हैं। कभी कभी लवण और चूर्ण दोनों मिक्स करते हैं, तो इस तरह का कोई भी मिक्स करते समय एक चीज़ समझना, अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी जैसे गंधर्वस्थादि कषायम का योग में उसका जो क्लासिकल प्रक्षेपण बताते हैं तो उसमें लवण और गुड़ दोनों मिलाने के लिए बताते हैं। तो लवण और गुड़ दोनों मिलाना है तो आपको यहाँ पे दोनों को जैसा अलग अलग वो मात्रा पे लेके आप करेंगे तो भी टोटल कषाय का 1/4 नहीं होना चाहिए। हम कोई भी प्रक्षेपण डालते समय 60 ml का अगर कषाय देते हैं तो उसका 15 ग्राम से 15 ग्राम से ज़्यादा प्रक्षेपण होना नहीं चाहिए, 5 ग्राम से कम भी नहीं होना चाहिए, तो ही वो प्रक्षेपण बोल सकते हैं। भस्म वगैरह का अलग है, वो एक चुटकी मतलब काफ़ी है, वहाँ पे 1 टीस्पून का ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा। वर्णादि कषाय में रस सिंदूरम वगैरह डालते समय 1 चुटकी काफ़ी है। यहाँ पे हम प्रक्षेपण डालते समय एक तो जो देते हुए कषाय है वो कषाय बेसिकली कौन सा दोष को बढ़ाने वाला है, कौन सा दोष को शमन करने वाला है, ये एक चीज़ हम ध्यान रखना है। उसी हिसाब से वहाँ पे प्रक्षेपण चूज़ करना है। रक्त विकार में, कुष्ठ रोग में, विद्रदी में सब हम गूगल प्रक्षेपण डाल सकते हैं। जैसा कांचनार कषाय में गुग्गुल मिला सकते हैं, वर्णादि कषाय में गुग्गुल मिला सकते हैं, गुलगुलु तिक्त कषाय में मिला सकते हैं, महामंजिष्टादि कषाय में मिला सकते हैं। लेकिन गुग्गुल लेके गंधर्वस्थादि कषाय में जाकर गुग्गुल मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि गंधर्वस्थादि कषायम दीपन, पाजन और वाद शमन करते हैं। तो वहाँ पे उस लायक प्रक्षेपण डालना होगा। जैसे गंधर्वस्थादि में नॉर्मली गंधर्व शास्त्र योग के अनुसार वहाँ पे लवण और सेंधा लवण और गुड़ बताया है, तो वो अग्नि दीप्ति करेंगे, दीपन करेंगे, पाजन करेंगे, मृदु विरेजन करेंगे, साथ के साथ कड़ी प्रदेश का वाद को शमन भी करेंगे। ये गंधर्वस्थादि कषाय में आपको युक्ति के अनुसार, अगर आप एक पेशेंट, एक GERD पेशेंट को, एक हाइपर एसिडिटी पेशेंट को, एक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को, या वहाँ पे आपको वाद शमन करने से ज़्यादा आपको उनको अग्नि बढ़ाना हो या गुल्म विकार हो, तो वहाँ पे आप गंधर्वस्थादि कषाय में अग्नि कुमार रसम मिला के दे देंगे। और पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट है
तो गंधर्वास्तादि कषाय में एरंड का तेल मिला के दे देंगे। अगर पेशेंट को लगते हैं कि एरंड का तेल से भी, ऑलरेडी गंधर्वास्तादि कषाय मृदु विरेचन करते हैं, एरंड का तेल मिले तो समय वो उसका एफिकेसी और बढ़ेगा, और लगते हैं कि उनको गंधर्वास्तादि कषाय में गंधर्वहस्तादि एरंड मिला के देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो मिला के दे सकते हैं। तो गंधर्वास्तादि का अनुबंध इस तरह का होंगे, प्रक्षेपण इस तरह का होंगे। जब हम महामंजिष्टादि कषायम या महातिक्तगम कषायम, तो महामंजिष्टादि कषाय में जाकर अग्निकुमार रसम नहीं मिला सकते क्योंकि वो शीतवीर्य है, लेकिन साथ के साथ वात रोग में भी काम आते हैं महामंजिष्टादि, लेकिन कुष्ठ रोग में प्रसिद्ध है, विशेष है। तो वहाँ पे आप महामंजिष्टादि कषाय में गुलगुल पंचबल चूर्णम, महामंजिष्टादि में कैशोर गुग्गुलु, महामंजिष्टादि में केवल गुग्गुल पीस के शुद्ध करके वो मिला सकते हैं। महामंजिष्टादि कषाय में महातिक्तगम घृतम मिला के दे सकते हैं, या गुलगुल तिक्त घृतम मिला के दे सकते हैं। तो प्रक्षेपण का युक्ति इस तरह का आपको बनाना होगा। वर्णादि कषाय में गोमूत्र मिला के मेदोदुष्टि के लिए अधिस्थौलिता के दे सकते हैं। वर्णादि कषाय में जाकर महातिक्त घृतम नहीं मिला सकते मतलब वहाँ पर युक्ति सही नहीं है, क्योंकि वर्णादि कषाय में ऑलरेडी बल्लादक और वरुणा विदर्द्यादि गण वगैरह है जो अग्नि बढ़ाने का काम करते हैं, जाके उसमें जाके महातिक्त का घृतम नहीं मिला सकते। लेकिन वर्णादि कषाय में कांचनार गुग्गुल मिला सकते हैं, वर्णादि कषाय में रस सिंदूर मिला सकते हैं, गुलगुल तिक्त का घृतम भी कभी कभी मिला सकते हैं। तो युक्ति हम इस तरह का बनाना है। अरिष्ट में जब प्रक्षेपण डालते समय, अरिष्ट का जब हम देखते हैं समय, अरिष्ट के लिए प्रक्षेपण के लिए कुछ शांगरा संहिता जैसा कोई टेक्स्ट में वगैरह इतना ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, लेकिन एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनुसार अगर आप देखे जाएंगे, नॉर्मली अरिष्ट में भी हम जैसा प्रक्षेपण जैसा ज़्यादा तरफ गुलिका प्रक्षेपण का रूप में देते हैं। जैसे अमृत अरिष्ट में वेट्टु मारल गुलिका पीस के देते हैं, वहाँ पे ज्वर के लिए, सारा ज्वर विगार के लिए देते हैं। आमा वाद का शुरुआत में भी दे सकते हैं। पार्थारिष्टम या अर्जुन अरिष्टम में धन्वंतरम गुलिका मिला के दे दिया, तो आम पाचन भी है, साथ के साथ हृदरोग विकार के लिए भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बलारिष्टम में योगराज गुग्गुल मिला के दे सकते हैं हम। तो ये सब शास्त्र में ग्रंथों में बताया हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे हम उसको कभी कभी अश्वगंधा अरिष्ट में अश्वगंधा चूर्ण मिला के भी दे सकते हैं। तो चूर्ण वगैरह मिलाते समय 1 टीस्पून मिला के देते हैं। कभी अभयारिष्टम में कांगायन गुलिका, अभयारिष्टम अर्शस के लिए प्रसिद्ध है, कांगायन गुलिका भी प्रसिद्ध है, तो अभयारिष्टम में कांगायन गुलिका मिला के कभी देंगे। तो युक्ति इस तरह का उसको हमने बनाना होगा। गोली के बात करते समय जैसा हम अनुपान का बात हम बाद में बता देंगे, तो उस समय हम उसका थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्ड बता देंगे। तो इस तरह का जहाँ पे जिसका ज़रूरत है, जैसा रासना सप्तगम कषाय में सौंठ मिला के लेने के लिए उसका क्लासिकल प्रक्षेपण है। तो रासना सप्तगम कषाय में सौंठ मिलाते समय अग्निदीपन हो जाएगा। रासना सप्तगम भी ऑलरेडी मृदु विरेचक है, सूजन वगैरह भी कम करेगा सौंठ डालेगा। तो अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम ज़्यादा है, पेशेंट को हल्का सा कॉन्स्टिपेटेड भी है, तो रासना सप्तगम में एरंड का तिल मिला के दे देंगे, वहाँ पे सौंठ हटा के एरंड का तेल आ गया। अगर पेशेंट को अलग अलग जगह पे वाद रोग लक्षण है, तो वो रासना सप्तम कषाय में योगराज उगुल मिला के दे देंगे। साथ के साथ अगर आम कंडीशन भी है तो वहाँ पे योगराज उगुल मिला के दे देंगे। तो युक्ति इस तरह का हम उसको वहाँ पे बनाना होगा। बाकी हम कुछ कषाय का वगैरह एक बार उसका क्लासिकल प्रक्षेपण क्या है और अनुभूत प्रक्षेपण वगैरह क्या है, एक बार हम अभी बता देंगे।
अनुबान में जब हम कोई चूर्ण का अनुबान अगर करते हैं तो वहाँ पे चूर्ण का 4 गुना अनुबान एक नॉर्मली हम देना चाहिए। जितना चूर्ण होते हैं उसका 4 गुना उसका अनुबान होना चाहिए। वो पानी हो सकते हैं, सौंठ का पानी हो सकते हैं, जीरा उबाल के उसका पानी हो सकते हैं, या उबले हुए छाछ हो सकते हैं, दही हो सकते हैं, दही का पानी हो सकते हैं, दूध, ब्रेस्ट मिल्क, ये सब हम अनुबान में यूज़ कर सकते हैं। अनुबान सबसे ज़्यादा हम एक तो अवलेह के लिए यूज़ करते हैं और एक गुलिका कल्पना के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि कषाय के लिए अनुबान नहीं बोलते, कषाय के लिए प्रक्षेपण बोलते हैं। जब गंधर्वास्तादि में अग्निकुमार रसम मिलाते हैं तो वो गंधर्वास्तादि का प्रक्षेपण हो गया। आप अग्निकुमार रसम लेकर ऊपर से गंधर्वास्तादि कषाय पिएंगे तो वो अग्निकुमार रस का अनुबान हो गया गंधर्वास्तादि। ये है उसका डिफरेंट। इसमें हम जीरा का पानी, प्राण उदान वायु विकार, श्वास, कास, इस तरह का कंडीशन में और सन्निबाधक कंडीशन में जीरा का पानी, मतलब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उबाल के उसको छान के वो पानी के साथ, जैसा धन्वंतरम गुलिका अनुबान जीरा पानी, गौरोजन आदि के साथ जीरा पानी अनुबान, या महाधन्वंतरम गुलिका के साथ जीरा पानी अनुबान, क्योंकि वो एकदम से वो वायु विकार को अनुलोम करेंगे, प्राण वायु को स्वस्थान में लेके आएंगे। इसके लिए वहाँ पे वो जीरा पानी का अनुबान देंगे। छाछ हम जिसे कांगायन गुलिका बताया था, अर्शो रोग में का छाछ हित है तो वहाँ पे दे देंगे। कुछ अतिसार रोगी में जैसा पाठादि गुलिका वगैरह देते समय उसका अनुबान छाछ देंगे। कभी कभी विल्वादि गुलिका में सब इस तरह का फूड इन्फेक्शन या अतिसार वगैरह के लिए देते समय भी छाछ दे देंगे। दूध हम या तो कामोद्दीपन के लिए, ब्रह्मण के लिए, रसायन के लिए सोच के, जैसा कोई शिवा गुलिका देते समय ऊपर से दूध पी सकते हैं। च्यवनप्राशम जैसा रसायन देते समय उसको ऊपर हम दूध अनुबान दे सकते हैं। इसके अलावा कोई पित्त विकार में, रक्त पित्त विकार में वगैरह भी हम दूध अनुबान दे सकते हैं। मानस मित्रम वडिगा दूध अनुबान देते हैं। तो इस तरह का वो अनुबान उसमें देते हैं। नहीं तो सुघोषण जल नॉर्मली गोली के साथ हम देते हैं। कभी जैसा किशोर गुल वगैरह का अनुबान खदीर का काढ़ा बना कर, किशोर गुल का अनुबान खदीर का काढ़ा पिएंगे तो कुष्ठ रोग में प्रसिद्ध है। मंडूर वडगम छाछ के साथ मिला के देंगे तो पांडु प्रमेह, हर्षस, सूजन, शौफ, कफ, ऊरु स्तंभ, अजीर्ण, पीलिह रोग के लिए बहुत अच्छा है। योगराज गुग्गुल में चर्या रासनादि या महारासनादि या किसी भी प्रकार का रासनादि कषायम, रासना पंचकम, रासना सप्तकम, क्योंकि रासना और योगराज उगुल सबसे विशेष अनुबान होते हैं वाद रोग में। जितना सारे वाद रोग में उसमें विशेष है तो योगराज उगुल के साथ किसी भी प्रकार का रासनादि कषायम, स्पेशली चर्या या महारासनादि कषायम अनुबान करेंगे तो हर प्रकार का वाद रोग में शमन मिल जाएगा। एक कंगालियादि कषायम है, यह अनुबान करके अगर योगराज गुग्गुल लेंगे तो पित्त रोग के लिए। आर्गोआदि गण कषाय अनुबान करेंगे तो कफ दोष के लिए। अम्बा हल्दी का कषाय या लेंगे तो मूर्छा के लिए अच्छा है। गोमूत्र अनुबान करेंगे तो पांडु के लिए अच्छा है। शहद मिलाएंगे तो मेदोवृद्धि के लिए अच्छा है।
नींब कषाय पिएंगे तो कुष्ठ, और अमृत कषाय पिएंगे तो रक्तवाद और शोध, तिप्पली का कषाय मिलेंगे तो शूल, इस तरह का त्रिफला का कषाय करेंगे तो नेत्र रोग, पुनर्नवा कषाय लेंगे तो महोदर, इस तरह का योगराज उगुल आप अनुबान दे सकते हैं। तो ये सारा अनुबान हम उसको अनुबान के लिए सिर्फ एक जो यहाँ पे अभी तक जो बताए हुए वो कंठस्थ करने के वजह ये एक रास्ता दिखाया है। इस तरह का हम कैसे अनुबान चूज़ करें, कैसे प्रक्षेपण चूज़ करें। कषाय बिना प्रक्षेपण कुछ कुछ कषाय दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कषाय में कुछ ना कुछ प्रक्षेपण डालेगा। तो हम एक तीर फेंकते समय या हम एक गन शूट करते समय उसको एक टारगेट नहीं है हमको, तो गन क्या करेंगे, कहीं पर भी जाके उसका निशान लगा के आएंगे। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टारगेट रख के अगर आप उसको शूट करेंगे तो वो पर्टिकुलर जगह जाके उसका काम करके आएंगे। प्रक्षेपण की इस तरह से है। तो कषाय में इसको युक्ति के अनुसार, रोगी का अवस्था देख के उसी के अनुसार आप वहाँ पे प्रक्षेपण डालेंगे। जैसा पेशेंट को अब्डोमिनल पेन, कॉलिक वगैरह होते हैं तो हींग प्रक्षेपण डाल सकते हैं। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को तो एरंड का तेल, वहाँ पे किस कषाय में डालते हैं वो भी हमने देखना है। वो कषाय का गुण और जो प्रक्षेपण डालते उसका गुण दोनों में आपस में विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तो वो भी देख के हम वहाँ पे प्रक्षेपण डाल सकते हैं और अनुबान कर सकते हैं। ये एक रास्ता बता दिया आप लोगों को, तो उस तरह से आप उसका और भी सिर्फ ये सोच समझ के जितना एग्जाम्पल्स बताए हुए एग्जाम्पल्स का ऊपर ही टिकने के वजह उसी हिसाब से बाकी आपका युक्ति बनाना है। और एक और ऑडियो हम इसका एक लास्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें कुछ कुछ कषाय का नाम लेकर, कॉमनली प्रैक्टिस होने कषाय का नाम लेकर उसका ऊपर कॉमनली क्या प्रक्षेपण डाल सकते हैं, एक अनुभूत विधि के अनुसार उसका क्या क्या प्रक्षेपण डाल सकते हैं ये भी, और उसका पथ्य और अपथ्य, मेडिसिन का पथ्य अपथ्य जैसा ऑलरेडी हमने बच्चा इच्छापथ्य और कृच्छपथ्य, इसमें कौन सा कषाय में इच्छापथ्य का ज़रूरत है, कौन सा कषाय के कृच्छपथ्य का ज़रूरत है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ऑलरेडी हम प्रक्षेपण और अनुबान का एक सामान्य विधि ऑलरेडी चर्चा किया है। वैशिष्ट्य कल्पना का कभी भी जब देखते समय हम इसको कम्प्लीटली एज इट इज हम उसको अडाप्ट नहीं करना मुश्किल है, क्योंकि प्रक्षेपण और अनुबान एक कम्प्लीटली एक वैदिक युक्ति का ऊपर है। इसलिए आप वो शांग्र संहिता का या वो वैशिष्ट्य कल्पना का एक प्रक्षेपण और अनुबान का सिर्फ उसका ऊपर टिकने के बजाय वो एक रास्ता समझ के आपको खुद युक्ति क्रिएट करना है। वो खुद युक्ति आपको क्रिएट करने के लिए ही हम ये 2-3 पार्ट बना रहे। वो युक्ति अगर आपका अंदर क्रिएट किए है, जो कषाय आप लिखने वाला है वो कषाय का कंटेंट देख के आपको खुद प्रक्षेपण उसमें डिसाइड कर पाएंगे। तो युक्ति का एक फ़ायदा ये है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कषाय क्योंकि कषाय ज़्यादा, क्योंकि प्रक्षेपण सबसे ज़्यादा कषाय में ही आता है, इसलिए हम कषाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। और कषाय में जैसा इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वो केवल उसका प्रक्षेपण नहीं है, जैसा पहले हमने फर्स्ट ऑडियो में बताया था पथ्यापथ्य। पथ्यापथ्य मतलब रोग का पथ्यापथ्य नहीं है, कुछ मेडिसिन का पथ्यापथ्य होते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन को जिसका 2 तरह का पथ्यापथ्य बताया था हमें, इच्छापथ्य और कृच्छपथ्य। इच्छापथ्य कंपैरेटिवली सुकुमार शरीर के लिए बल, जैसे रोगी का बल कम है या रोग का बल ज़्यादा है, तो ऐसा लोगों को इच्छापथ्य ज़रूरी काफ़ी है। और लेकिन कुछ इसमें कृच्छापथ्य बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्ट्रिक्ट पथ्य होते हैं,
और कुछ मेडिसिन लेते समय भी वहाँ पे इच्छा पत्ती से नहीं दे सकते, कृच्छ पत्ती से ही दे सकते हैं। तो वो कौन सा मेडिसिन है वो आपको नहीं जानेगा तो आप बड़े बड़े, जैसा फॉर एग्जाम्पल इसमें गुलगुल दिखता है कषायम। गुलगुल दिखता कषायम आयुर्वेद का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मैं हमेशा बोलता हूँ आयुर्वेद के ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आयुर्वेद के कीमोथेरापी है गुलगुल दिखता कषायम, वर्णादि कषायम वगैरह। तो गुलगुल दिखता कषायम, गुलगुल दिखता घृतम एक आयुर्वेद के कीमोथेरापी की जैसा काम करने वाला मेडिसिन। आप उसको एक बुखार के लिए देंगे तो कैसे क्या होगा, मतलब हम मॉडर्न एक एग्जाम्पल के हिसाब से बुखार के लिए पैरासीटामोल दे रहे हैं, बुखार के लिए तीरा जाके सिरोड नहीं देते। तो इस तरह का एक काम हो जाता है जब हम एक पेशेंट को एक बुखार आया, उसको बृहद कस्तूरी भैरव रसम गुलिका आते ही उनको ये दे दिया, तो वो फीवर का एक लास्ट स्टेज में देने वाले एक मेडिसिन है, वहाँ पे जाके हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया। तो वहाँ पे वो मेडिसिन को कुछ पत्ते होते हैं और वो मेडिसिन देने के, क्योंकि रोग और रोगी का बल, जो रोग गुरु और लघु होते हैं, जिसका दोष भेद का बात करते समय वहाँ पे दोष भेद ज़्यादा है, रोगी का बल कम है और रोग गुरु है। तो रोग गुरु होते समय, बीमारी गुरु होते समय कभी क्या होते हैं कि रोगी का बल ज़्यादा हो और रोग गुरु हो, लेकिन ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाते। तो वहाँ पे हम रोगी का बल के कारण जब रोग का जो गुरुत्व, रोग का जो सीरियसनेस और सिम्टम्स कम होने वजह, हम वहाँ पे उसको हल्का समझ के हम वहाँ पे उसको मृदु शोधन मेडिसिन्स हम उसको दे देंगे या मात्रा कम करके दे देंगे। तो वहाँ पे वो दवाई वो बीमारी तक जाएगा नहीं है, ऊपर से वो दोष और कोविड होने का कारण होगा। सीधा उल्टा, रोग लघु है लेकिन रोगी का बल बहुत कम है, इस कारण बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे। तो वहाँ पे ये सिम्टम दिखाने के कारण, रोगी का बल कम होने के कारण ज़्यादा सिम्टम दिखा रहे और रोग एक्चुअली रोग लघु है। तो वो सिम्टम दिखा रहे, हम उसमें वहाँ पर बड़ा मात्रा में कृच्छपत्ती वाला दवाई दे दिया तो वहाँ पे वो दोष क्षय का कारण हो जाएगा और भी पेशेंट को मृत्यु तक ले जाने के लिए वो काफ़ी है। इसलिए मेडिसिन चूज़ करते समय, उसका मात्रा चूज़ करने समय, उसका पथ्यावृत्ति चूज़ करते समय ये सारा चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अमृतोत्तरम कषायम, अमृतोत्तरम कषायम सभी लोगों को नॉर्मली, इवन नॉर्थन में भी आज का समय में, स्पेशली कोविड का समय में वगैरह, हम फीवर के लिए लोग नॉर्थ और साउथ का मोस्ट ऑफ पेशेंट्स देते हैं। नवज्वर के लिए अमृतोत्तरम से भी बेहतर षडंग कषायम है, लेकिन वो 6-7 दिन के बाद षडंग कषायम के बाद अमृतोत्तरम कषायम, या इवन नवज्वर में भी आपको अमृतोत्तरम कषायम दे सकते हैं। जहाँ पर मृदु शोधना देना है वहाँ सब अमृतोत्तरम कषायम अच्छा है। इवन विषम ज्वर में भी, जीर्ण ज्वर में भी और आम वाद का शुरुआत में भी, संन्यास अभिन्यास सन्नी का लक्षण में भी सब हम उसको दे सकते हैं। और ज्वर का आरंभ में अगर देते समय पेशेंट का पेट साफ हो जाता है, एक मृदु विरेचन के साथ ज्वर भी निकल जाएगा। और इसको सिर्फ इच्छापत्ति काफ़ी है, कृच्छपत्ति का ज़रूरत नहीं है। प्रक्षेपण के लिए शक्कर या गुड़ मिला सकते हैं। इसके अलावा अमृतोत्तरम के साथ विट्टुमारल गुलिका भी मिलाएगा तो बुखार के लिए, जैसा सीवियर फीवर है तो विट्टुमारल मिला सकते हैं। अगर स्वेलिंग उतरना है तो अमृतोत्तरम के शायद के साथ सौंठ का पाउडर मिलाएगा तो स्वेलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अष्टवर्गं कषायम सारा वाद के लिए विशेष है, इसके लिए भी इच्छापत्ति काफ़ी है। अष्टवर्गं कषायम
नॉर्मली वहाँ पे जो प्रक्षेपण डालते हैं वो घृत या तैल का रूप में, चूर्ण से ज़्यादा अष्टवर्गम में या गुलिगा से ज़्यादा अष्टवर्गम में तैल या घृत कल्पना ज़्यादा डालते हैं। जैसा क्षीरबला 101 डालते हैं, जैसा वाद के साथ पित्त संसर्ग है तो क्षीरबल अच्छा है। मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ में अस्थि धातु में ज़्यादा प्रॉब्लम, अस्थि भंग या इस तरह का प्रॉब्लम में वहाँ पे धन्वंतरम 101 डाल सकते हैं। और अष्टवर्ग कषाय में धन्वंतरम घृतम मिला के भी दे सकते हैं पेशेंट्स के लिए। और ऑलरेडी हम अष्टवर्गम के कषाय में गौरोजन आदि जैसा गुलिगा मिला के पैरालिसिस में देते हैं, वो भी हमने ऑलरेडी बताया था। क्यों अष्टवर्गम कषाय में जो क्लासिकल प्रक्षेपण में केवल इतना बताते हैं कि वहाँ पे आपको कोई घी या तेल का अनुपान करना है। ये सहस्रादि कषाय में भी यही है। सहस्रादि कषाय में भी चूर्ण और गुलिगा के ज़्यादा घृत या तैल ज़्यादा अच्छा है। और आर्गोदादि कषायम कफ संबंधित सारा रोग में बहुत इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन है। कफ ज्वर में, कुष्ठ में, इचिंग में, व्रण में सब हम इसको दे सकते हैं। मेदो दुष्टि के लिए भी, प्रमेह के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और व्रण वगैरह धारा करने के लिए भी ये अच्छा है। व्रण वगैरह अगर आप कोई कषाय वगैरह अगर आप बनी हुई कषाय अगर आपको व्रण वगैरह धारा करना हो तो कोई भी कषाय हो अगर धारा करना तो वो 15 ml लेके 300 ml उसमें गर्म पानी मिला के फिर आप उसको धारा कर सकते हैं। पित्त रोग में भी आर्गोदादि कषाय काम करते हैं। शहद आपको यहाँ पे प्रक्षेपण डाल सकते हैं अगर आप कफ संबंधित अगर रोग के लिए करते हैं तो। और इसका पत्ती कृच्छ पत्ती है, पत्ती बहुत स्ट्रिक्टली पत्ती करना होते हैं आर्गोदादि कषाय लेते समय। और आर्गोदादि में इसके अलावा कभी एरंड का तेल भी मिला सकते हैं अगर पेशेंट को अगर वहाँ पे कॉन्स्टिपेटेड है तो आपको इस तरह का मेडिसिन निम्बामृदादि एरंडम वगैरह, गंधरस्तादि एरंड के वजह निम्बामृदादि एरंडम वगैरह दे सकते हैं। जब स्किन कुष्ठ रोग में वगैरह देते निम्बामृदादि एरंडम वगैरह, गुलगुल तिक्तकम घृतम का ही योग है निम्बामृदादि एरंडम, तो वगैरह यहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हैं। और इंदुगांधम कषायम वाद रोग में, क्षय गुन्म, एब्डोमेन पेन, विषम ज्वर में वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इच्छापत्ति काफ़ी है। और सैंधव लवण यहाँ पे आपको प्रक्षेपण डालना है। अभी हमने यहाँ पे इंडिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे, इंडिकेशन ऑलरेडी हमने अलग अलग कषाय का बताते हैं। अभी यहाँ पे प्रक्षेपण में हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे। एलागणादि कषायम राजयक्ष्मा और के लिए सबसे बेहतरीन है, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोगों के लिए जब आपको ब्रह्मांड करना है तो एलागणादि कषायम सबसे बेस्ट है। लाक्षा मिला सकते हैं, शक्कर और मुलट्टी, जीरा, शहद, इसमें कोई भी आपको युक्ति के अनुसार वहाँ पे प्रक्षेपण डाल सकते हैं। कुलत्थादि कषायम रक्त गुन्म में, अमिनोरिया में बेस्ट है। पीसीओडी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कांदबसम या सुकुमार घृतम वगैरह इसमें प्रक्षेपण डाल सकते हैं। गंधर्वस्थादि कषायम जैसे विरेजन, मृदु विरेजन करते हैं। साथ के साथ वाद रोग में भी रिजल्ट आते हैं, IVDP और इस तरह का प्रॉब्लम के लिए भी, गुल्म के लिए भी, और जठराग्नि को बढ़ाते हैं। और सर्वाइकल जैसा प्रॉब्लम के लिए भी आप इसको करते, और मंदाग्नि, अग्निमांदी के लिए भी अच्छे हैं, अरुचि के लिए अच्छे हैं। इसका प्रक्षेपण नॉर्मली सैंधा नमक और गुड़ ये मिला के देते हैं। इसमें आपको एरंड का तेल मिला सकते हैं, गंधर्वस्थादि एरंड का तेल मिला सकते हैं, अग्निकुमार रसम मिला सकते हैं। वो आपको पेशेंट का, रोगी का सिचुएशंस के अनुसार आपको बाकी भी आपको कर सकते हैं। गुलगुलु तिक्तकम कषाय सारा त्वक रोग, कुष्ठ रोग के लिए अति विशेष है। कुष्ठ रोग इवन अस्थि मज्जा धातु तक पहुंच गया है, वो वाला कुष्ठ रोग भी
गुलगुलु तिक्तक कषायम से ठीक हो जाते हैं। और अधिकृच्छ रक्तवाद, जो रक्तवाद बहुत कृच्छ रक्तवाद के लिए भी ये विशेष है। नाड़ीव्रण, अर्बुद, भगंदर, गंडमाला, पांडु और ऊर्ध्व जत्रुग्र विकार और बहुत सारे जो असाध्य व्रण, ये सब गुलगुलु तिक्तक कषायम से ठीक हो जाते हैं। प्रक्षेपण के लिए गुग्गुल अच्छे से तेल में अच्छे से फ्राई करके फिर उसको पीस के एक 3 ग्राम वो डाल सकते हैं, या शहद डाल सकते हैं, या शुद्ध किया हुआ गंधक या रस या सिद्धम अगरध्वज सब डाल सकते हैं। इसके लिए पत्ती अच्छे खासा पत्ती रखना है। जैसा कृच्छ पत्ती के लिए जितना सारा जो पॉइंट्स बताए वो कृच्छ सत्य पूरा ए टू जेड फॉलो करना है। इसके अलावा खाने के लिए केवल जो मोटा वाला चावल वो मिक्सर में थोड़ा सा भारी करके चावल को भी थोड़ा टुकड़ा करके वही यूज़ करना है, और कुछ भी खाना नहीं है गुलगुलु तिक्तक कषायम लेते समय। और पीने के लिए छाछ वो भी थोड़ा जीरा और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के जो बॉईल किए हुए छाछ पीना है। लाल मिर्च और नमक और खट्टी चीज़ें, इमली, सारा चीज़ों जो खट्टी मीठी सारा चीज़ बंद करना है। हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र सेंधव लवण मिला सकते हैं और कुछ भी नहीं है। घी अच्छा है, घी ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहाने का हर 2 या 3 दिन में ही नहा सकते हैं, या 4-7 दिन में ही नहा सकते हैं, और किसी भी हालत में ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये सारा पथ्य नियम को करेंगे। और जिसको दीवनक क्षय है, मतलब जिसको अग्निमंद है, तो उसको जो काढ़ा में जो मिलाने जो पानी है वो पानी जीरा पानी, मतलब जीरा उबाल के वो पानी मिलाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ये पत्ती अगर नहीं किया तो गुलगुलु तिक्तक कषायम उल्टा फ़ायदा मिलेगा। पेशेंट को मरवाने के लिए भी गुलगुलु तिक्तक कषायम काफ़ी है, तो आपको ध्यान ज़रूर रखना है। चीरविल्वादि कषायम हर्षस के लिए और शोधन करने के लिए विशेष है। दीवन भी अच्छे करते हैं। भगंदर, गुल्म आदि में भी ये दे सकते हैं। और उदावर्त के लिए सबसे बेस्ट है, जो वायु को अनुलोम गति लेके आने, उदावर्त के वजह से हेडेक, उदावर्त के वजह से ब्लॉटिंग, इस तरह के जितना सारे जितने चिरविल्लादि जैसा उदावर्त को सही करने वाला दूसरा दवाई नहीं है। प्रक्षेपण इसमें सेंधव लवण है और इच्छापत्ति चाहिए। तिक्तकम महातिक्तक कषायम पित्त संबंध सारा रोग में, विशेष कुष्ठ, विसर्प में और एसिडिटी में, तृष्णा में, मूर्छा में, पांडु रोग में, दुष्ट व्रण में, नाड़ी व्रण में, अपची, उन्माद आदि में इसका वीर्य बहुत ज़्यादा है। प्रक्षेपण इसमें शहद या कटुक रोहिणी पीस के वो, या इसमें ही महातिक्तक घृतम जैसा घृतम मिला के सब दे सकते हैं। इसका भी पत्ती गुलगुलु तिक्तक घृतम जैसा कृच्छ पत्ती और गुलगुलु तिक्तक को जितना भी पत्ती बताए वो सारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। दशमूल गड़ोत्तरय कषायम हिक्का, श्वास, कास, वाद, सर्वाइकल और रिब्स केज में जो दर्द है वो, चेस्ट में पेन है, वो सबके विशेष है। क्षय संबंधित जो कास होते उसके लिए भी अच्छा है, शमन के लिए। इसका प्रक्षेपण के लिए शहद है या कस्तूरी आदि गुलिका, धनुर्धर गुलिका, ये भी हम उसको युक्ति का अनुसार डाल सकते हैं। दशमूल गड़ोत्तरय कषाय को लिए भी पत्ती बहुत ज़रूरी है। फिजिकल कोई एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। ठंडा और ठंड से बचना है, स्नो से बचना है। जो खाना खाएगा वो लघु और दीवन खाना होना चाहिए। लाल मिर्च और इमली कंप्लीट स्टॉप करना है। इसके अलावा जो इच्छापत्ति है
वो सारा फॉलो करना भी है। शरीरासनादि कषायम सारा वाद में त्रिदोष संबंधित वादशूल में दे सकते हैं। रक्तवाद में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और एंकल, काफ मसल्स, घुटनों में, थाइस में, पेल्विक रीजियन में, सर्वाइकल में जो वाद विकार और दर्द होते हैं उसके लिए, और उसका वहाँ का जो सूजन उसके लिए भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। शरीरासनादि में सेंधा नमक और पिप्पली पीस के मिला के प्रक्षेपण देते हैं। इसके अलावा क्षीरबल आवर्ती, धन्वंतरम आवर्ती, इसके अलावा जो योगराज गुग्गल वगैरह देते हैं। रोज़ नहाना नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन में एक बार नहाना है। पानी पीने के लिए कोकिलाक्ष डाल के जो उबले हुए पानी पीने के लिए ज़्यादा अच्छा है। और नहाने के लिए भी कोकिलाक्ष ज़्यादा अच्छे हैं। और नहाने के बाद रासनादि चूर्ण सिर पे लगाना है, और सिर पे लगाने के लिए भला गुलुच्ची आदि या पिंड तेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अभी एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। कुछ कुछ कषाय ऐसा हम देखेंगे तो बहुत सारा कषाय है, वो सारा कषाय हमने एक या 2 ऑडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो केवल एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। इसका सहस्र योग, जैसे यहाँ पे पहले भी बताया किसी ने हिंदी में कोई सहस्र योग वगैरह है, तो सहस्र योग में देखेंगे तो हर कषाय का एक क्लासिकल प्रक्षेपण जो सहस्र योग में दिए हुए हैं, वो आप चिकित्सा मंजरी में वगैरह भी दिए हुए हैं, लेकिन सहस्र योग यहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इसलिए आपको सहस्र योग में वगैरह दिए हुए, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको बाकी उसका प्रक्षेपण के बारे में आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपको वो क्लासिकल प्रक्षेपण के बारे में जानने का भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी यही बोला था आपको क्लासिकल, क्योंकि एक तो कषाय में डालने वाले कौन सा प्रक्षेपण कितना कितना मात्रा में हम डाल सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने पिछले ऑडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। वो अगर आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे और वहाँ पे आपकी युक्ति बिल्डअप करेंगे तो आपको कोई भी कषाय तो उसका क्लासिकल प्रक्षेपण देखने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आपको एक युक्ति डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद।